ये चैनल जो बेसिकली है ये इस बारे में है कि मैं शेर व शायरी के साथ साथ अपने डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओसीडी की जर्नी को भी शेयर करूं। देखिए, मैंने लगभग 2 साल पहले जब मुझे पहली बार पैनिक अटैक टाइप की चीज़ लगी, तो उसके वक़्त मेरे हाथ-पैर में एकदम ऐसे लगने लगा कि जैसे पानी छूट रहा है, पसीने आ रहे हैं और दिल तेज़-तेज़ धड़कने लगा। महसूस नहीं हो रहा था कि वो धड़क रहा है, लेकिन मुझे घबराहट बहुत तेज़ हो रही थी। तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। और उसके बाद मैंने कुछ एक आध दवाई डॉक्टर से ली और उसके बाद मुझे किसी तरह आराम आ पाया। लेकिन फिर उसके 1 आध 2 महीने बाद मुझे फिर से ये पैनिक अटैक पड़ने लगे और फिर वो कंटिन्यूअस नेचर के एक तरह से हो गए। इसके साथ-साथ मेरे एलएफटी भी कुछ गड़बड़ निकल गया, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट भी कुछ गड़बड़ था, तो वो मुझे उल्टी लगना। तो पहले मुझे लगा कि पता नहीं शायद ये लिवर के कारण हो रहा है और क्या हो रहा है। और मैंने पैनिक अटैक और डिप्रेशन के बारे में कभी सुना ही नहीं था इस तरह से। क्योंकि मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का था और हँसी मज़ाक में रहता था। लेकिन ये बात सही है कि एक इंसानियत, एक ह्यूमैनिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे मैं लॉ पढ़ता था, तो मैं डेथ पेनल्टी के बड़े खिलाफ़ था कि किसी को मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए किसी भी केस में, क्योंकि ये इंसान किसी को मारे नहीं और सज़ाओं में भी कुछ रियायत होनी चाहिए। मतलब मैं बड़ा ह्यूमेन नेचर वाला आदमी था। तो हो सकता है कि शायद इन चीज़ों के कारण और साथ में सक्सेस लेट मिलने के कारण या जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो ना मिलने के कारण ये सब चीज़ें एक साथ मेरे अंदर बढ़ती चली गई। मेरी फैमिली में 1-2 डेथ हो गई। कोविड में मेरे मामा की डेथ हो गई। तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों के कलेक्टिव प्रभाव से कि कोई चीज़ वक्त पे नहीं मिली, कोई चीज़ हाथ से चली गई, किसी चीज़ को मिलने में वक्त लग गया। इन सब कारणों से हो सकता है कि ये सब कलेक्टिवली एक साथ निकल के आया हो। और सीने में भारीपन लगना, पैल्पिटेशंस तो एकदम नॉर्मल हो गए थे, मतलब इतने ज़्यादा होते थे कि क्या बताऊँ आपको। दवाइयों के साथ मैंने पहले यूनानी दवाइयाँ कुछ इलाज करवाया अपना यूनानी डॉक्टर से, जो बहुत अच्छे थे और जिनके कारण मुझे लगता है कि मैं 70% से ऊपर ठीक हो पाया, 70-80%। लेकिन उसमें वक़्त जो है वो लगा लगभग साल डेढ़ साल का। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि साल डेढ़ साल का वक़्त आपको लगेगा दवाइयों से ठीक होने में। मैं आपको बस बेसिकली ये बता रहा हूँ कि मैंने क्योंकि यूनानी इलाज करवाया, तो वो एलोपैथ के मुकाबले थोड़ा स्लो काम करता है। ये मुझे एक्सपीरियंस से लग रहा है। हो सकता है कि ऐसा ना होता हो, पर जो मेरे को वक़्त लगा वो लगा। और साथ में कुछ ना कुछ एलोपैथ की मेडिसिन्स भी चलती थी। जैसे कि कभी नींद नहीं आती थी, तो कोई एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की दवाई भी चल जाती थी। उसके अलावा सुबह जैसे मुझे कभी एंग्ज़ायटी लगी तो उसके लिए एक दवाई चली। अब एक्चुअली हुआ क्या कि एक दिन मैं इलाहाबाद से लखनऊ आ रहा था और आने के टाइम पे क्या हुआ कि टिकट-विकट नहीं मिल पाई, तो शायद मैं जनरल बोगी में चढ़ गया। अब जनरल बोगी की आदत इस तरह से तो थी नहीं मुझे और भीड़ वहाँ पे बड़ी भरकस और जून का महीना। तो उन सब के बीच में हुआ क्या कि गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लगने लगी और भीड़ से कि मेरी पल्स बढ़ गई और मैं फिर ट्रेन जैसे ही रुकी मैं रास्ते में उतर गया। मैंने फिर उसके बाद ऑटो से किसी तरह से लंबा रास्ता कर कर आते हुए घर पहुंच गया अपने। उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन में बैठने से डरने लगा कि मैं ट्रेन में ही नहीं बैठ पा रहा। उसके बाद जब भी ट्रेन में बैठने का ख्याल भी दिमाग में आ जाए कि कहीं जाना है, तो सोचता था कि भैया ट्रेन की जर्नी को छोड़ दिया जाए, कैसे भी पहुंचा जाए। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके दिमाग में एक चीज़ का डर बैठ गया, एक बात कोई गड़बड़ हो गई, जो मुझे फेस होने में महसूस हुआ, तो उसके बाद फिर आप उस चीज़ से डरने लगेंगे। और उसके बाद मुझे लगभग 1 साल का सही से समय लगा कि मैं ट्रेन में आराम से सफ़र कर पाऊँ, बिना डरे। अब मैंने ऐसा नहीं कि सफ़र नहीं किया उस बीच में ट्रेन में, लेकिन कभी डॉक्टर से पूछता रहा कि डॉक्टर साहब अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँ, वैसा हो गया तो मैं क्या करूँ, मेरे कान लाल हो गए तो मैं क्या करूँ, बीपी बढ़ने लगा तो मैं क्या करूँ। तो इस तरह की चीज़ें दिमाग में इतनी आती थी कि स्टेशन पहुँचा, रेलवे स्टेशन, और डर लगना चालू। और ट्रेन में बैठते ही तो एकदम ऐसा लगा कि भैया सर्दी में पसीने आ रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि मेरे को सोने में कभी-कभी समस्या आने लगी थी। तो उसके बीच में क्या हुआ कि जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता था कि भैया तुमको आराम आ जाए, तुमको एंग्जायटी ना लगे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि रात में 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद अगर मैं नहीं सो पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि फिर मैं कभी सो नहीं पाऊँगा। और नहीं सो पाया तो कल क्या होगा? फिर कल भी नहीं सो पाया तो क्या होगा? मैं काम कैसे करूँगा कोई भी?
और मैं कभी सो पाऊँगा भी कि नहीं सो पाऊँगा। नींद आँखों में भरी होती थी, लेकिन सोने में दिक्कत होती थी। सोते थे तो डर लगता था, दिल धड़कता था, घबराहट होती थी, पैर में पसीने आते थे, वाइब्रेशन होती थी बॉडी के अंदर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वैसे मैंने ये पाया कि साइकेट्रिस्ट से अगर आप मिल लें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि एलोपैथ कुछ चीज़ में ज़्यादा काम कर देती है कभी कभी। पर ये कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैं अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैंने जब से साइकेट्रिस्ट की दवाई चालू की तो मुझे आराम थोड़ा जल्दी आ गया। बाकी कोई जो है दवाई अगर आपको फ़ायदा कर रही है तो दैट इज़ गुड। दूसरी बात, मेरे को जो है फिर ये लगने लगा कि भाई एक बार 3 बजे तक नहीं सोए, इसका मतलब अब नींद नहीं आएगी और एंग्जाइटी होनी ही होनी है। तो दवाई खाते रह जाओ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो किसी तरह से सो पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त मुझसे बात कर रहा है, उसने मुझे किसी बात पे ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक कर देने के बाद मेरे को ऐसी दिक्कत होने लगी कि मुझे कोई भी आदमी अगर ब्लॉक कर दे या कोई भी मुझे बाय किए बिना इंटरनेट बंद कर दे तो मुझे घबराहट होती थी। तो ये कमाल का मतलब सिम्टम होता है। मतलब अब सबके साथ ऐसा होता था कि नहीं होता था ये मुझे नहीं मालूम, जो ऐसे पेशेंट रहे हैं, पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि अगर एक चीज़ एक बार आपको स्ट्राइक कर गई तो फिर जितनी बार आप उससे गुजरेंगे आपको वो स्ट्राइक करके मानेगी। लोग आपको कहेंगे कि तुम फेस करो, ब्लॉक करने से क्या हो जाता है, ब्लॉक अनब्लॉक, दूसरे किसी किसी फ़ोन से बात कर लो, या ट्रेन से सफ़र तो 2-4 लोग मिल के साथ कर लो तो डर नहीं लगेगा। लेकिन देखिए डर तो लगता ही है, क्योंकि आपका असल में जो पूरा सिस्टम है ना वो सेंसिटाइज हो चुका है। अब जैसे फ़ोन वाइब्रेशन मोड पे आ जाता है ना, तो शरीर थोड़ा वाइब्रेशन मोड में आ जाता है, तो हल्का सा भी झटका उसको हिला देता है। तो उस टाइम आदमी सोचता ज़रूर है कि यार मैं डरूंगा नहीं, लेकिन उसको डर लगता है। तो उन सब की दवाई आती है, और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ को आप बहुत प्रायोरिटी दें। मैंने ये पाया है कि भाई आपके पास अगर 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आप खा पी के नींद ले सकते हैं तो बेहतर है। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप बिस्तर पे पड़े हैं तो उस 1 करोड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो मेरी नज़र में है। काम भी करिए साथ में, ये नहीं कह रहा हूँ कि काम ना करिए, बस सारा दिन कोई ना कोई गिलोय या कोई ना कोई अर्क पीते रहिए, या कोई ना कोई दवाई लेते रहिए, या कोई ना कोई टॉनिक लेते रहिए अपने शरीर के लिए, च्यवनप्राश खाते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एज मच एज पॉसिबल ट्राई होम फूड। तो ये मैंने किया है कि मैंने 3 महीने कंटिन्यूस योगा की क्लासेस ली। योगा से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि डाइजेशन मेरा ठीक हो गया। उसके बाद मेरा वज़न भी बढ़ गया। मैं आपको बताऊँ एक कमाल की बात, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक बार मेरे यूरिन के आसपास के एरिया में दर्द हुआ, तो डॉक्टर से मैंने दवाई ले ली। उसने कहा कि शायद यूरिन इन्फेक्शन है। तो यूरिन इन्फेक्शन 3-4 दिन में चला जाता है, आमतौर से दर्द ख़त्म हो जाती है, मेरा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे किडनी में पथरी हो। अब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, 28-29 साल थी उस टाइम पे, या 30 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी मैं 31 का हूँ। तो उस वक्त एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा एक अल्ट्रासाउंड होगा नीचे पेट का। तो उस अल्ट्रासाउंड के नाम को सुन के, मतलब हेल्थ एंग्जाइटी जो होती है, कि एक दिन में मेरा वज़न 70 किलो से 68 किलो पे आ गया, 68 पे आ गया। सिर्फ एक दिन के अंदर 2 किलो वज़न कम हो गया, सिर्फ सोच सोच के कि कहीं पथरी निकल गई तो क्या होगा, तब तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब मैं सोऊंगा कैसे, क्योंकि सोने में तकलीफ तो पहले से ही होती थी। अब और डर लगता था कि यार अब इसकी दवाई भी खानी पड़ेगी, वो भी खानी पड़ेगी, अब नींद तो कैसे आएगी, अब अगले दिन कैसे काम करेंगे। क्योंकि मैं पेशे से जो है पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और लॉ कर रहा हूँ, तो कभी कभी कचहरी कोर्ट जाना पड़ता है और काम आता है, लेकिन बड़ा डर लगता था। और इस टाइम मेरा वेट जो है उस बीमारी से जो स्टार्ट हुआ था और आज मेरा वज़न लगभग 80-81 केजीज़ है। तो अब देखिए कि 13 किलो का फ़र्क आ गया है, सिर्फ इस चीज़ से कि आप सुकून में हैं, आप उतनी ही रोटी खा रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं और आराम भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर को अब वो 4 घंटे की नींद सुकून दे रही है। और इसका क्रेडिट बहुत हद तक दवाई को जाता है, थोड़ा वक्त को जाता है, और थोड़ा आप अपने आप को पेशेंस में रखें।
प्राणायाम करें। मैं आपको साफ बता दूं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है 2 साल का, क्योंकि मैं ना कोई डॉक्टर हूँ और मैं तो वकालत की लाइन में हूँ, तो मेरा कोई कहने का हक नहीं बनता इन चीज़ों के लिए। लेकिन मैं अपने बीमारी के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि किसी के ब्लॉक करने के बाद मुझे ओसीडी स्टार्ट हो गई। मान लीजिए कि कोई मुझे ब्लॉक कर देगा तो मतलब मेरे को एंग्जाइटी होनी है, क्योंकि एक बार मुझे हो गई किसी के कारण से। अब उसके बाद जो कोई ब्लॉक करे तो मेरे को फिर एंग्जाइटी होने लगे। फिर धीरे धीरे ऐसी आदत होने लगी कि मैं चप्पलें सीधी कर रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाइट बंद कर दूँ। तो एंग्जाइटी डिप्रेशन तो चल ही रहा था। उसके साथ साथ कुछ महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए मुझे ओसीडी भी दिक्कत हो गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी कि कोई चीज़ ठान ली तो ठान ली, फिर वो करके माननी है। तो आप लोग अगर इस स्टेज पे हैं कि आपको एंग्जाइटी फील होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और साफ मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत आदमी हर घर में, हर जगह पे कोई ना कोई दिक्कत से जूझता ही है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल दिक्कत हो। अब ये कोई पागलपन नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कई ज़्यादा जो है दिक्कतों को देखा है, और नींद की दिक्कत मेरे साथ तो बहुत वक्त तक रही है और बहुत डर लगा है। तो इसलिए मैं आपको एकदम स्पष्ट भाषा में बताऊं, इलाज एकदम संभव है और बहुत महंगा भी नहीं है, और बड़ी बड़ी बीमारियों से तो बहुत सस्ता है और एक्सेसिबल है एकदम। तो एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीकी साइकेट्रिस्ट को दिखवाइए, या आपके पास अगर कोई अच्छा डॉक्टर जान पहचान का है तो आप उसको दिखवाइए, आप उससे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरा इलाज तो यूनानी डॉक्टर ने किया है बहुत हद तक, और मैं यूनानी दवाइयों से ही ठीक हो गया बहुत ज़्यादा। साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ एलोपैथ लगता रहा ज़रूरत पड़ने पे, एसओएस के तरह, कि कभी पल्स बढ़ गई तो कोई ना कोई उसकी दवाई दे दी, या कभी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसकी दवाई दे दी, बीपी बढ़ने लगा तो कोई यूनानी दवाई इस तरह की दे दी जिससे कि बीपी कंट्रोल में रहे। और देखिए, बीपी बढ़ जाने से आदमी क्या सोचता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ये एंग्जाइटी में उसको फील होगा। आम तौर से उसका बीपी कभी मान लीजिए 150 160 हो गया ऊपर का, और नीचे का 100 हो गया, तो उसको पता नहीं चलेगा कि बहुत गर्मी है या बहुत दौड़ के आया है या काम का बड़ा प्रेशर है, तो उसका बीपी बढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन एंग्जाइटी में आप स्पेशल फोकस अपनी हेल्थ पे करते हैं, तो आदमी को लगता है कि यार मेरा बीपी 150 हो गया है, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मैं 25 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, मुझे कभी हार्ट का कोई इशू नहीं रहा। मैं तो भैया खाना वाना भी सात्विक खाता हूँ, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन था, मैं अभी भी वेजिटेरियन हूँ, मैं हमेशा से वेजिटेरियन ही रहा हूँ। और कोई भी मैंने इस तरह का मतलब नशे का सेवन मतलब कई साल पहले किया हो तो किया हो थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह से कोई मेरा रिकॉर्ड नहीं रहा। तो मैं आपको बताऊं, तो मैं भी सोचूं कि यार बीपी बढ़ रहा है तो कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो डॉक्टर ने समझाया कि भाई जब शरीर घबराएगा, जैसे कि आप भाग के जाते हैं कहीं, और भाग के जाने से आपका एड्रेनलिन बढ़ता है, आपके शरीर में चेंजेस आते हैं, हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं, तो उससे आपकी पल्स बढ़ती है, बीपी बढ़ता है। लेकिन अगर आपने एक मन में एक फियर बिठा लिया है और उसके कारण आपकी बॉडी सेंसिटाइज है, तो वो अपनी गर्मी, अपना वो तासीर तो निकालेगी ही ना। और जब तासीर को वो निकालेगी तो पसीना आना ऑब्वियस है, घबराहट होना ऑब्वियस है, पल्स बढ़ना ऑब्वियस है, बीपी बढ़ना ऑब्वियस है। आप अपनी घबराहट को कम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बीपी, आपकी पल्स सब कंट्रोल में आ जाएगा। जो ये खुद कर सकते हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो डॉक्टर की सलाह ले लें और अपने रूटीन में चेंजेस करें, अपने खान पान में चेंजेस करें, और एकदम बेफिक्र रहें। वक्त को वक्त दिया जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो आप किसी भी चीज़ से ग्रसित हैं, अगर कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, जैसे कि मैंने फेस जो किया है, मैं बाकियों के बारे में तो नहीं जानता, पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी तो मैंने फेस किया है। और ओसीडी में तो मेरे अजीब अजीब सिम्टम आते थे, मतलब डॉक्टर भी कभी कभी समझ नहीं पाए कि क्या सिम्टम हो गया। अब जैसे क्या गजब का सिम्टम है, अब मैं आपको बताऊं कि मैं किसी को कॉल कर रहा हूं, उस व्यक्ति को तो एक बार मैं 9 कॉल कर रहा हूं, या मैं सच बोलने लगा हूं। सच बोलने का मतलब है कि जैसे मैंने पापा के पर्स से 500 रुपये निकाल लिए, वैसे उनके पर्स से मैं 2000 भी निकालता था, कभी नहीं बताया। आज 500 निकाले तो घर में
पहुंचा हूं, पापा कहीं और है मान लो, तो फ़ोन करके बता रहा हूं कि पापा देखिए मैंने 500 रुपये आपके पर्स से निकाले थे, जबकि मुझे मालूम है कि वो कुछ कहेंगे थोड़ी, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे को बताना ही है। मैं अपने किसी रिलेशन में बता रहा हूं कि मेरे पास्ट किसी गर्लफ्रेंड से क्या जो है बात होती थी, या मतलब अजीब व गरीब बात है, मतलब कुछ भी हो रहा है दिमाग में। किसी दोस्त को बता रहा हूं कि भाई मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचता, या अपने प्रेजेंट रिलेशन को बता रहा हूं कि मेरे पास में क्या रिलेशन रहे हैं किसी से। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। आप किसी से उसका नाम पूछ रहे हैं, हम किसी से उसका नाम पूछे जा रहे हैं। हमारी शॉप है मान लीजिए, तो हमारे दुकान पे कोई व्यक्ति आया, हम पूछ रहे हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है। अब अटक गया नाम दिमाग में कि भैया नाम पूछना है तो पूछना है, क्योंकि ऑब्सेशन हो गया एक तरह से। और इसीलिए इसका इलाज, अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन इस तरह की आपको इलाज कराना चाहिए तो आप कराइए ज़रूर इसका इलाज। मैंने अपने ओसीडी को खुद ही पकड़ लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो हूँ मैं, और दूसरी बात अपनी एंग्जाइटी के फेस को मैं जानता था, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे संग चल रही है, और मैंने तुरंत इसका इलाज करवाया। और उसके बाद से जैसे इसका, जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि मेरे जो ओसीडी था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया 6 महीने तक वो टैबलेट खानी है आपको। तो पहले 3 महीने में तो वो असर करेगी अपना, और उसके बाद फिर प्रिकॉशनरी तौर से कि वो पूरी तरह वाइप आउट हो जाए दिक्कत आपको खानी पड़ेगी। तो नाम पूछना, कोई चीज़ को लिखते रहना, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो किसी ने कोई जगह का नाम बोल दिया कि हम फला गांव से हैं, अब वो बात गांव की हमारे दिमाग में बैठ गई, तो हमने फ़ोन में अपने सेव करके रख लिया कि इस गांव का नाम ये है, जबकि ना हमें उस गांव में कभी जाना है ना उस गांव से कोई मतलब है। ये भी होता है। तो ऐसा मत समझिए कि आप एक कोई अकेले केस है दुनिया में जिसके संग ऐसा हो रहा है, जो सच बोल रहा है। सच बोलने वाला व्यक्ति अच्छा ही है, बस जैसे आप अपना सीना फाड़ के हनुमान जी की तरह सब कुछ दिखा नहीं पा रहे, बस मान लीजिए, तो वो सारी धधक और सारा गुस्सा या सारा वहम या जो कुछ आप किसी को बोलना चाहते हैं, वो जब आपके दिल में खुद टकरा रहा है। और देखिए मैंने जो समझा है, क्योंकि हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, कि दिल के अंदर भी कोई दिल होगा, वो सब बातें वहाँ पे। तो दिल का तो इलाज हो सकता है, पर जो दिल के अंदर दिल है उसका कैसे इलाज करेंगे आप? तो ये मनोरोग है, दिमाग का रोग नहीं है। और मन के रोग के लिए जो है वो दवाइयाँ भी काम करती हैं, और कुछ आप अपना नेचर बदलिए। नेचर बदलने का मतलब ये है ओवर रिएक्ट ना करिए चीज़ों से, जो मैंने समझा। यू कैन गिव योर रिएक्शन बट डोंट ओवर रिएक्ट, बी नॉर्मल, ठीक है, कम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और काम धाम करते रहिए कोई ना कोई। क्योंकि आप, वैसे तो मैं कहने में आसान लगता है कि काम धाम करिए, मैं खुद ही काम नहीं कर पाता तो मैं आपसे क्या बोलूं, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी खुद से उठ के कि भैया मैं कोई काम धाम करूं, कुछ एक्टिविटी करूं। क्योंकि भाई दिमाग अगर चल रहा है और शरीर बैठा हुआ है, तो दिमाग तो फिर वो चलता ही रहेगा। तो शरीर को फिर इतना चला दीजिए कि फिर वो दिमाग भी ठंडा पड़ जाए। तो ये करना है आपको। और दूसरी बात, मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि डॉक्टर से संपर्क अगर आपको करना सही लगता है तो ज़रूर करिए, और उसकी बात को फॉलो करिए। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये सब कहने की बातें हैं कि इसका साइड इफेक्ट है, अरे भाई फिलहाल बीमारी को तो ठीक करेगा ना, उसका साइड इफेक्ट है, दिस इज वो है कि नहीं है वो तो मुझे भी नहीं पता। मेरे को कोई इस तरह का साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। मैं 2 साल से अगर मैंने कोई ना कोई दवाई खाई है तो मे भी बस ये है कि सुस्ती लग रही हो, या नींद आ रही हो, या कभी कभी थोड़ी उलझन लग रही हो, या लग रहा है कि भैया यार बैठ जाए किसी जगह पे। अब दवाई का कोई तो असर होगा ही ना, आपके शरीर को, दिमाग को स्लो डाउन तो करेगा ही। जब दिमाग आपका भागेगा कि 120 पे, शरीर भाग रहा है 20 पे, तो दिमाग को तो धीरे कुछ करना पड़ेगा ना आपके। अब दिमाग अगर थोड़ा सा धीरे होगा तो आप थोड़े सुस्त तो होंगे ही। अब इसको साइड इफेक्ट मान लीजिए या इफेक्ट मान लीजिए। तो मेडिकल साइंस इज गुड, एंड मैंने ये पाया है कि अगर आप इलाज कराते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। मैं इस वक्त अपने एक फ्रेंड है, उनका भी इलाज करा रहा हूँ। उनको भी इस तरह का डिप्रेसिव इशू आया है, मुझे पता चला तो मैंने उनका इलाज करवा रहा हूँ उसी डॉक्टर से। तो उनको भी कुछ ना कुछ फ़र्क है, और मुझे विश्वास है कि ठीक हो जाएंगे। तो आप एकदम भरोसा रखिए,
और थोड़ा भगवान पे भरोसा रखिए। जिसने कोई दिक्कत दी है तो उससे आप कुछ फ़ायदा निकाल के ही लेके आएंगे, ज़िंदगी में कुछ बेहतर ही होगा। लोगों के सही चेहरे सामने ज़रूर आ जाते हैं हर चीज़ में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये केवल मैं फ़िलॉसफ़ी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़िलॉसफ़ी का ना स्टूडेंट हूँ, ना फ़िलॉसफ़र हूँ, और ना इतना मेरे पास ज्ञान है। लेकिन मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों से, कि ठीक है आप बीमार हैं, पर ऐसा नहीं कि आप हमेशा बीमार रहेंगे, आप ठीक होंगे। वक्त को वक्त दीजिए। जैसे कहा जाता है ना कि ये समय गुजर जाएगा, तो अच्छा समय है तो भी गुजर जाएगा और बुरा है तो भी गुजर जाएगा। अब भाई किसी को जैसे किडनी में पथरी है, तो दवाई खाने के 2 दिन के अंदर तो उसकी पथरी जाएगी नहीं भाई, 3 महीने तो खाएगा ना कम से कम। तो भाई उसी तरह से अगर मेंटल हेल्थ का भी कोई इशू है तो थोड़ा सा तो वो वक्त लेगा। अब आपके पेट में दर्द होगा, भाई यहाँ पे आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है, तो वो एक सिम्टम है। और ये मान लीजिए कि अगर आपको डॉक्टर ने क्लेरिफाई कर दिया है कि भाई आपको हार्ट का कोई इशू नहीं है, आपको जो है पैल्पिटेशंस जो हो रहे हैं वो एंग्जाइटी से हो रहे हैं, तो मेरी जानकारी में जितना मैंने देखा है, मेरे को तो पता नहीं कितनी पैल्पिटेशन हो चुकी हैं, कुछ नहीं हुआ। बीपी बढ़ता है, एक बार तो मेरा बीपी मुझे लग रहा है कि मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया था, 180 बीपी हो गया था ऊपर का, फिर डाउन पड़ गया। एक आध दवाई ली और थोड़ा ठंडा पानी पिया या रूह अफ़ज़ा टाइप का पिया, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक टाइप की जो मतलब नींबू पानी टाइप की हो गई वो पी ली। मतलब शरीर को नॉर्मल करने की कोशिश करिए अपने, ठंडा हो गया शरीर, नॉर्मल हो गया, आप एंग्जाइटी से दूर हटेंगे, आपका बीपी डाउन पड़ जाएगा। तो ये मत समझिए कि आपको हार्ट की कोई इशू हो गया है। अच्छा, लोगों को क्या लगता है कि यार हमको हार्ट का इशू है, अब हमारे को एंग्जाइटी हो रही है, तो अब वो डॉक्टर आपको बता पाएगा। लेकिन अगर इशू इज़ ओनली रिलेटेड टू एंग्जाइटी और डिप्रेशन और पैनिक, तो मेरी जानकारी के हिसाब से बेस्ट यही है कि आप टेंशन इस बात से ना लें कि आपको कुछ होने वाला है। आप अपने आप को शांत करने की कोशिश करें, और शांत नहीं हो रहा है तो ठंडे पानी का गिलास लें और धीरे धीरे इसको पिए फिलहाल के लिए। बाकी डॉक्टर से सलाह लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। नमस्कार।